हेलो एवरीवन, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे शिक्षा शास्त्र का। तो इसके हम 100 क्वेश्चंस पूरे देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं है मैंने। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आज का विचार। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले 50 क्वेश्चन जनरल पेपर से रिलेटेड थे, जिसकी वीडियो मैं आपको पहले बनाकर दे चुकी हूँ। और ये 51 नंबर का क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र का है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ, जनता में निवेश, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक निधियन। तो आंसर इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण के मूलभूत सिद्धांतों में सम्मिलित है। लागत लाभ विश्लेषण के मूलभूत सिद्धांतों में स्पष्ट मूल्यांकन, परिणामी मूल्यांकन और योगात्मक लेखांकन सम्मिलित हैं। शैक्षिक शोध में अनुसरण किए जाने वाले निम्न चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम देखेंगे शैक्षिक शोध में अनुसरण किए जाने वाले चरण या स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इसमें है शोध समस्या का चयन करना। नेक्स्ट है शोध प्रश्नों का निर्माण, शोध विधि का चयन करना, डाटा संग्रहण करना और विश्लेषण करना और परिणाम सूचित करना। तो ये इसके स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ह्यूरिस्टिक या सहायता शोध प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन समस्या समाधान की एक रणनीति है जिसमें समस्या की प्रकृति व समाधान के संबंध में वर्तमान स्थिति व वांछित स्थिति के बीच अंतर की पहचान करती है और फिर समस्या समाधान हेतु इस अंतर को कम करने के लिए कार्यवाही करती है। तो इसमें है साधन साध्य, मीन्स एंड विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम संबंधों को वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच अंतर और पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिक्स सिग्मा प्रक्रिया में विनिर्मित उत्पादों की सांख्यिकीय रूप से त्रुटि रहित होने की कितनी प्रतिशतता होती है? तो इसमें हमें इसकी प्रतिशतता बतानी है। देखिए, सिक्स सिग्मा प्रक्रिया का प्रयोग जो था मोटोरोला द्वारा लागू किया गया था। उद्योग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 0 से लेके 5 स्तर तक माइनस में और 0 से लेके 5 स्तर तक प्लस में हम डाटा या प्रतिशतता को देखते हैं। इसमें सिग्मा 1 का मतलब होता है 6,90,000 डीपीएमओ। डीपीएमओ को कार्य दक्षता देखने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर 1 सिग्मा में 31% कार्य दक्षता होती है, सिग्मा 2 में 25.2%, सिग्मा 3 में 93.32%, सिग्मा 4 में 99.379%, सिग्मा 5 में 99.977% और सिग्मा 6 सिग्मा में 99.9997% कार्य दक्षताएं पाई जाती हैं, जिसे हम 3.4 डीपीएमओ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा आंसर होगा 99.99966%। अब ये सूची दी हुई है, यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए हैं और ये लेखक दिए हैं। हमें बताने हैं कि कौन सी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। देखिए, इसमें देवा स्वप्न तो मुझे समझ में आ रही है, गीजू भाई वदेगा की है। शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व कृष्ण कुमार की बुक है। शिक्षा में बदलाव के सवाल अनिल सदगोपाल की बुक है। शिक्षा और जन आंदोलन साधना सक्सेना द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरी सूची दी हुई है यहाँ पर स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, प्रायिकता प्रतिचयन होता है, सोद्देश्य प्रतिचयन, गैर प्रायिकता प्रतिचयन होता है, जनसंख्या का एक प्रातिनिधिक समानुपात हम प्रतिदर्श के रूप में इसको देखेंगे, और प्राचल और सांख्यिकीय आकलन में अंतर हम प्रतिचयन की त्रुटि के रूप में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन रोहिट्स द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता के 4P मॉडल का पक्ष नहीं है? देखिए, रोहिट्स ने जो मॉडल दिया था, रोहिट्स का जो मॉडल है क्रिएटिविटी का, उसमें प्रोसेस, प्रोडक्ट,
पर्सन और प्रेस, ये चार चीजों को रखा गया है। प्रेस से मतलब इनका एनवायरमेंट से है। तो रोहित के मॉडल में 4P क्रिएटिविटी के लिए ये बताए गए हैं। इन्होंने इसको डिफाइन किया 1961 में। तो यहाँ पर हमारा सहपाठी सहकर्मी गलत है। सूची का मिलान करना है। इसमें मॉडल दिए हुए हैं और अनुरूप लक्ष्य दिए हुए हैं। मॉडल दिया है दुश्चिंता ह्रास, आग्रही प्रशिक्षण, व्यवहार प्रबंधन और विश्रांतक। तो यहाँ अनुरूप लक्ष्य क्या है? सामाजिक स्थिति में प्रत्यक्ष स्वतः स्फूर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सामाजिक व्यवहार कौशल। तो व्यवहार कौशल तो व्यवहार से रिलेटेड होगा। सामाजिक स्थिति में दुश्चिंता के हेतु विश्रांति का विकल्प, तो ये दुश्चिंता ह्रास से रिलेटेड होगा। दुश्चिंता दिया है यहाँ पर, तो ये दुश्चिंता से रिलेटेड होगा। विश्रांतक का मतलब है तनाव का ह्रास। और लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है आग्रही प्रशिक्षण। तो यहाँ पर हम सामाजिक स्थिति के प्रत्यक्ष स्वतः स्फूर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अधिगम हेतु आकलन निम्न में से किस पर बल देता है? तो आकलन बल देता है अधिगम वर्धन के लिए, वर्धन हेतु आकलन किया जाता है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, शैक्षिक शोध की प्रकृति क्या है? तो इसमें आंसर ही देख लेते हैं, ए बी डी ई है। तो ए में है शैक्षिक शोध की प्रकृति आनुभाविक होती है। शैक्षिक शोध को सुव्यवस्थित होना चाहिए, शैक्षिक शोध को वैध होना चाहिए और शैक्षिक शोध को विश्वसनीय होना चाहिए। क्वेश्चन 62 है, राष्ट्रमंडल के छोटे राष्ट्रों के लिए वर्ष 2000 में आभासी विश्वविद्यालय वर्चुअल यूनिवर्सिटीज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये बताना है हमें, इनफ्लिबनेट के द्वारा, कॉमनवेल्थ लर्निंग द्वारा, डेलनेट द्वारा या इग्नू द्वारा। देखिए, इनफ्लिबनेट का प्रयोग हम इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर के रूप में देखते हैं हम इसे। ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इसके द्वारा यूजीसी आदि जो संस्थाएं हैं उनके इंटरनेट के माध्यम से प्रसारण किए जाते हैं। सेकंड है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये कार्य करती है और सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये ओपन स्कूलिंग के लिए कार्य करती है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में। और नेक्स्ट है डेलनेट कंसोर्टियम, इसमें डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, ये जो भारत के 33 राज्यों और कुछ अन्य देशों में 81,000 से अधिक संस्थाओं को जोड़ता है। इसमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान एवं विकास संगठन, चिकित्सा अस्पताल आदि इसमें शामिल हैं। ये डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है। 1985 में इसको स्थापित किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। सेकंड वाला आभासी विश्वविद्यालय कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें से बताना है निम्न में से कौन से सही हैं। पाठ्यक्रम के बारे में पूछे गए हैं, तो इसमें भी हम आंसर देख लेते हैं। पाठ्यचर्या के प्रति व्यवहार परक तार्किक उपागम को तर्क परक प्रत्यक्षवादी, संकल्पनात्मक, तार्किक, वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी तंत्री उपागम के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा डी वाला, पाठ्यचर्या के प्रति प्रणाली प्रबंधकीय उपागम कार्यक्रमों, अनुसूचियों, सामग्री, कार्मिकों एवं संसाधनों पर केंद्रित करता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें नेतृत्व शैलियां दी हुई हैं और उसमें उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। स्वेच्छाचारी यानी अपनी इच्छा से करने वाला नेतृत्व होता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व जनता की सहमति से होता है। अहस्तक्षेप नेतृत्व, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता या बिना किसी के सुझाव के उस कार्य को किया जाता है। रूपांतरकारी नेतृत्व, ये कन्वर्ट होता रहता है या रूपांतरित होता रहता है। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा किससे मिलता है। इसमें अनुयायियों को साझा लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रेरित और अभिप्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें नेतृत्व करने वाला मार्गदर्शन और संरचना प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ व्यक्ति अधिकतर निर्णय लेते हैं।
इसमें नेतृत्व वाला व्यक्ति अपने अधीनस्थ से कोई जानकारी लिए बगैर ही निर्णय लेता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी नेतृत्व है। इसमें सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाता है और निर्णय लेने में सदस्यों की राय ली जाती है। तो इसमें बी वाला लोकतांत्रिक नेतृत्व में आएगा हमारा 4 वाला, और हस्तक्षेप नेतृत्व में आएगा सेकंड, और रूपांतरकारी नेतृत्व आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 65 है, मापन के स्तरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य होता है, ठीक है। अंतराल मापनी में वास्तविक शून्य होता है, ये नहीं है। क्लास इंटरवल दिया जाता है अनुपात मापनी अंतराल मापनी में। अनुपात मापनी का प्रयोग मानसिक मापन के लिए किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अंतराल मापनी का प्रयोग मानसिक मापन के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन ठीक है। अनुपात मापनी की सभी विशिष्टताएं अंतराल मापनी में सम्मिलित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर है। क्वेश्चन 66 है, निम्न में से क्या क्या सही है? पहला है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन हेतु CIPP मॉडल का विकास 1949 में डैनियल मेंटो ने किया था। देखिए, इस मॉडल को डैनियल मेंटो ने नहीं बनाया था, इस मॉडल को बनाया था डैनियल L स्टफलबीम द्वारा। इस मॉडल को तैयार किया गया था, इसलिए इसे CIPP मॉडल को स्टफलबीम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, टेलर का पाठ्यचर्या मॉडल 4 भागों वाला रेखीय मॉडल है, ये ठीक है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन हेतु CIPP मॉडल इस पर आधारित है कि हम कैसे निर्धारित करें कि उद्देश्य प्राप्ति हो रही है, नहीं, ये इस पर आधारित नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अभी बताऊंगी मैं आपको किस पर आधारित है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन हेतु CIPP मॉडल में नए लक्ष्यों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित कदम व संसाधन शामिल हैं। इसमें सफल बाह्य कार्यक्रमों व सामग्री की पहचान करना व सूचना एकत्र करना शामिल हो सकता है। देखिए, CIPP मॉडल का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल। ये मॉडल स्टफलबीम द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसे स्टफलबीम मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी ठीक है, तो B एंड D ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन हेतु टेलर का मॉडल निर्णय करने वालों को यह सूचना प्रदान करता है कि कार्यक्रम को कितना भली भांति क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये वाला भी हमारा गलत है। यहाँ पर एक सूची दी गई है जिसमें बुक्स के नाम दिए हैं और यहाँ पर राइटर दिए हैं, तो हमें बताना है। पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड है हमारी पाउलो फ्रेरे की बुक है। डी स्कूलिंग सोसाइटी है जॉन डीवी द्वारा रचित। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इवान इलिच की बुक है, और एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर बर्ट्रैंड रसेल की बुक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा A का 2, B 1, C 4, D 3। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर है। 1968 AADIE मॉडल फ्रेमवर्क के निम्न पदों को क्रमबद्ध कीजिए। ये आदि मॉडल जो है ये हमारे पेपर फर्स्ट में भी दिसंबर 2023 में आया था, सेकंड पेपर में भी इस क्वेश्चन को रखा गया था, तो इसकी मैं आपको शॉर्ट वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी, इसको देख लीजिएगा। आदि मॉडल अमेरिकी सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाने वाला मॉडल है। ये एक शिक्षण प्रतिमान है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन इसको वर्तमान में कहा जाता है। ये ब्रेनसन द्वारा 1978 में तैयार किया गया मॉडल है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसमें ए स्टैंड करता है एनालाइजिंग या विश्लेषण पर, इसमें समस्या की पहचान की जाती है। डी डिजाइन या नमूना बताता है जिसके द्वारा कार्य को आगे बढ़ाया जाना होता है। डी नेक्स्ट डी डेवलपमेंट या विकास को बताता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन या कार्य को करने की स्थिति को बताता है, और ई द्वारा समस्या का मूल्यांकन किया जाता है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचल व सांख्यिकी के मानों में अंतर को निम्न में से क्या कहा जाता है?
देखिए प्राचल और सांख्यिकी के मानों के अंतर को टाइप 1 त्रुटि कहा जाता है, क्योंकि टाइप 1 त्रुटि जब होती है जब हमारी परिकल्पना सही होते हुए भी जो शोधकर्ता होता है उसे गलत साबित कर देता है, और टाइप 2 त्रुटि में शोध परिकल्पना गलत होने पर उसे सही बता दिया जाता है। प्रतिचयन त्रुटि प्रतिचयन के क्षेत्र में की जाने वाली त्रुटि या सैंपलिंग के क्षेत्र में करी जाने वाली त्रुटि है। गणना त्रुटि कैलकुलेशन में डाटा इकट्ठा करने में होने वाली त्रुटि को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा आंसर है। जिस शैक्षिक शोध में अध्ययन के अंतर्गत चरों को प्रभावित और नियंत्रित किया जा रहा है वह किस प्रकार का शोध है? देखिए यहाँ पर प्रभावित भी किया जा रहा है और नियंत्रित भी किया जा रहा है, तो ये अर्ध प्रयोग है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा आंसर है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न शिक्षा आयोग का सही अनुक्रम है। शिक्षा आयोग का सही अनुक्रम हमें बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला आयोग राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जिसे 1948 में बनाया गया था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग 1962-63 में, फिर कोठारी आयोग 1964 में जो 66 तक चला था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक आयोग या शिक्षा आयोग जिसे कहेंगे। उसके बाद आचार्य राममूर्ति समिति। तो ये इसका सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर 1 DAEBC। ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा आंसर है। 72 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कथन दिए हुए हैं 2, बताना है सही है या नहीं। शिक्षक शिक्षा की पूरी प्रक्रिया, इसकी पाठ्यचर्या, अभिकल्पना और समव्यवहार को रीति के साथ साथ उसकी सीमा एवं समुपयुक्तता निहित होती है। ठीक है, पाठ्यचर्या में किसी भी शाखा का अनिवार्य घटक है। बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर का, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको कालानुक्रम में बताना है हमें। पहला है तर्क बुद्धिवाद, अनुभववाद, अनुभवातीतवाद, उसके बाद विश्लेषणात्मक दर्शन, उत्तर आधुनिकतावाद। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर होगा। देश में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शीर्षस्थ निकाय द्वारा अधिनियमित है? तो ये है, क्योंकि यहाँ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की बात हो रही है तो ये NCERT द्वारा होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सूची 1 को 2 से मिलाना है। ई अधिगम के बारे में बताना है, आभासी अधिगम, वेब आधारित अधिगम और ऑनलाइन अधिगम। हाइपरमीडिया आधारित शिक्षा कार्यक्रम, जिसे एक साथ अधिगम वातावरण उत्पन्न करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जहां अधिगम का पालन और समर्थित किया जाता है। तो वेब आधारित अधिगम में आएगा। अनुदेशन में वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड है तो ये वेब आधारित अधिगम में आ जाएगा। यह वेब आधारित अधिगम का समानार्थी है, जहां हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट अथवा इंट्रानेट से अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन अधिगम की बात हो रही है यहाँ पर। कंप्यूटर आधारित, वेब आधारित अधिगम, आभासी कक्षा, डिजिटल सहयोग सहित अनुप्रयोग और प्रक्रिया के परस्पर सहयोग की बात यहाँ पर हो रही है। तो कंप्यूटर आधारित है ई अधिगम। इंटरनेट के माध्यम से शैक्षणिक प्रक्रिया जिसमें आमने सामने की आवश्यकता नहीं है, तो यह है आभासी अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर है। तो यहाँ हमने 25 क्वेश्चंस एजुकेशन से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 क्वेश्चंस लेकर, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने छोटे छोटे 25 के ये वीडियोस बनाए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।